नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। और आपको पता है हम कर रहे हैं सीटेट की प्रिपरेशन। तो ये क्लासेस जो हैं इनकी सीरीज़ जो है इनमें हम 13 क्लासेस जो हैं उनको कवर कर चुके हैं। और सीटेट की प्रिपरेशन में हम एसएसटी वाला पार्ट जो है वो कर रहे हैं। और ये जो है ये जुलाई 2025 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। तो इसके पीछे 13 क्लासेस जो हैं वो हम कर चुके हैं एसएसटी के टॉपिक्स के रिलेटेड। हम एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक के ऊपर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उनके ऊपर हम क्लासेस जो है वो अटेंड कर रहे हैं। तो अगर आपने पीछे की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उन क्लासेस को भी जाकर ज़रूर देखें। और ये क्लास जो है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है वो रहने वाली है। तो क्लास नंबर 14 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आपने इस क्लास को भी अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए आते हो तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। तो फ्रेंड्स, पीछे की क्लास जो थी उसमें हम जो है वो कर रहे थे दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो 5 एक मुस्लिम शासक हुए हैं या 5 जो वंश हुए हैं जिन्होंने शासन किया है, उसके ऊपर हम पिछली क्लास में बात कर रहे थे। उसमें हमने 2 वंश जो थे, एक था गुलाम वंश और दूसरा था खिलजी वंश। उसके बारे में हम जो थे वो पिछली क्लास में रीड कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे तीसरा इम्पोर्टेंट वंश है, ये है तुगलक वंश। ठीक है? तो तुगलक वंश का शासनकाल जो है 1320 से 1414 तक था। तो यहाँ पर जो तुगलक वंश का सबसे पहला शासक था वो कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक। ठीक है? कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक था। तो 1320 से लेकर 1325 तक इसका जो शासनकाल था वो रहा था। तो ग्यासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करें तो ये ग्यासुद्दीन तुगलक जो था इसने ही तुगलक वंश की स्थापना जो थी वो की थी। ठीक है? तो तुगलक वंश की स्थापना जो थी वो ग्यासुद्दीन तुगलक ने की थी, ये आपने याद रखना है। आगे है उसने सिंचाई व्यवस्था दुरुस्त करवाई और नहरों का निर्माण करवाया। ठीक है? तो इसके पीछे भी हम खिलजी वंश है उसमें भी हम पढ़ चुके हैं कि उस शासनकाल के जो जितने भी महान जो शासक थे उन्होंने क्या-क्या काम करवाए थे। तो इसी तरह से इन्होंने भी जो सिंचाई व्यवस्था थी उसको दुरुस्त करवाया और नहरों का जो निर्माण था इनके द्वारा जो था ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा जो था वो करवाया गया था। ठीक है? आगे आता है इसने तुगलकबाद नामक एक शहर का जो स्थापना थी वो की थी। ठीक है? तुगलकबाद एक शहर की स्थापना जो थी वो की गई थी ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा, जिसने तुगलक वंश की जो स्थापना थी वो की थी। आगे है चिश्ती संत। चिश्ती संत जो निजामुद्दीन औलिया थे उसके साथ उसके संबंध कटुतापूर्ण थे। ठीक है? किस प्रकार के जो चिश्ती संत थे एक निजामुद्दीन औलिया, इनके साथ जो ग्यासुद्दीन तुगलक के संबंध थे वो अच्छे नहीं थे, कटुतापूर्ण संबंध थे। ठीक है? तो आगे दूसरे नंबर पर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है? तो मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासनकाल था 1325 से लेकर 1351 तक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इनका मूल नाम क्या था? जूना खां था। ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, जूना खां इनका जो मूल नाम था वो था, उसके बाद इनका मोहम्मद बिन तुगलक जो था नाम जो था वो पड़ा था। ठीक है? आगे आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इसके जो आगे आ रही है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो आपने इस लाइन को पक्का से याद रख लेना है कि ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था इसके शासनकाल में 1333 में, कब? 1333 में मोरक्को का यात्री जो था इब्न बतूता वो भारत आया था। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो क्वेश्चन है बहुत तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि जो मोरक्को का यात्री था इब्न बतूता वो भारत कब आया था? तो ये आया था 1333 में। इस प्रकार यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मोरक्को का यात्री जो इब्न बतूता था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो इब्न बतूता था वो कहाँ का यात्री था? तो ये मोरक्को का यात्री था, ये भी आपने याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और आगे की लाइन भी इंपॉर्टेंट है कि इब्न बतूता ने अपना यात्रा वृतांत रिहला जो था उस नामक पुस्तक में लिखा था। ठीक है? जो जो इसने यात्रा करी भारत की उसके बारे में जो यात्रा वृतांत इसने लिखा था वो रेहला नामक पुस्तक में इसने लिखा था। जैसे कि मैं हर क्लास में आपको बोलती हूँ कि जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट आपको इस क्लास से जितनी भी इंपॉर्टेंट आपको चीजें लगती हैं उनको प्लीज नोट डाउन करके जरूर रख लें। क्योंकि एग्जाम के टाइम हम बहुत बहुत सोचते हैं कि हम कहाँ से पढ़े, क्योंकि उस टाइम पे टाइम बहुत कम होता है। इतना टाइम तो नहीं होता है कि हम वीडियो सुने।
तो अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो जल्दी-जल्दी से आप एक बार रिवाइज़ ज़रूर कर सकते हो। तो इबन बतूता की जो यात्रा वृत्तांत थी वो थी रहला, ठीक है? रहला जो पुस्तक थी मैंने एक एग्ज़ाम दिया था, उसमें ये पुस्तक जो थी वो पूछी गई थी, तो इम्पोर्टेंट है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इबन बतूता की ये रहला नामक जो पुस्तक है ये है, ठीक है? आगे आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक जो था ये सल्तनत कालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक विद्वान था, ठीक है? जो ये तुगलक वंश था उसमें सबसे ज्यादा जो विद्वान था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। वह खगोल शास्त्र, दर्शन, गणित और चिकित्सा विज्ञान, तर्क शास्त्र आदि में दक्ष था, ठीक है? तो ये सबसे ज्यादा जितने भी तुगलक वंश के जो शासक हुए थे उनमें सबसे ज्यादा जो विद्वान था ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक है? इसका नाम आपने जरूर याद रखना है। आगे आता है कि सुल्तान का सबसे विपदास्पद निर्णय राजधानी परिवर्तन का था, ठीक है? तो राजधानी जो परिवर्तन हुआ था तो ये सबसे विवादास्पद जो निर्णय था ये था, इस बहुत ज्यादा विवाद हुआ था। तो इसके तहत राजधानी को दिल्ली के देवगिरी यानी कि दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है? तो ये बहुत ही विवादपूर्ण जो बात रही थी, ये राजधानी परिवर्तन करने की रही थी। आगे है कि सुल्तान की दूसरी परियोजना थी प्रतीक मुद्रा का प्रचलन, ठीक है? तो ये परियोजना जो थी पहले तो इसकी ये थी कि इसने राजधानी का परिवर्तन कर दिया जिसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद हुआ, और दूसरी थी कि इसने जो प्रतीक मुद्रा थी उसका प्रचलन कर दिया था। किसकी बात हम कर रहे हैं? हम कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक की बात, ठीक है? तो आगे आता है मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर कृषि को के प्रोत्साहन हेतु पृथक कृषि विभाग दीवाने अमीर कोही की स्थापना जो थी वो की गई थी, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है, ठीक है? तो कृषकों को एक सहायता देने के लिए, एक प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने के लिए इसने क्या किया था? इसने एक अलग से कृषि विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने ए आमिर कोही, ठीक है? इसकी स्थापना जो थी वो इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई थी। आगे है कि एक विद्रोह के दमन में के दौरान थट्टा या सिंध में मोहम्मद बिन तुगलक की बीमार हो गया था और 20 मार्च 1351 में उसकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी। तो बीमारी के कारण इसकी जो थी मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इस वंश का सबसे जो विद्वान था, सबसे विद्वान शासक माना जा सकता है, ठीक है? तो एक विद्रोह के दौरान विद्रोह के दमन के दौरान, ठीक है? तो ये बीमार हो गया था और 20 मार्च 1351 में इसकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी। उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक, ठीक है? फिरोज शाह तुगलक आते हैं। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक था इसका शासन काल था 1351 से लेकर 1388 तक, ठीक है? तो 51 से लेकर 88 तक इसका शासनकाल था फिरोज शाह तुगलक का, ठीक है? ये तीसरा तुगलक वंश का तीसरा महान शासक आया ये। तो इस फिरोज शाह तुगलक ने ही क्या किया था? मोहम्मद बिन तुगलक यानी कि जूना खान जिसका नाम था उसकी याद में जौनपुर नगर की स्थापना जो थी वो की थी, ठीक है? तो उसका नाम जूना खान था, इसलिए इसने ही जौनपुर नामक नगर की मतलब तुगलक की जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसकी याद में फिरोज शाह ने ही जो जौनपुर नगर था उसकी स्थापना जो थी वो करवाई थी, ठीक है? तो आगे आता है फिरोज ने ताश घड़ियाल और एक जल घड़ी का निर्माण जो था वो भी करवाया था, ठीक है? जो ताश घड़ियाल था और एक जल घड़ी का निर्माण जो था वो भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाया गया था। आगे आता है कि उसने अशोक के 2 स्तंभों को दिल्ली मंगवाया था, ठीक है? तो 2 स्तंभ जो थे अशोक के उनको दिल्ली मंगवाया, इनमें से एक मेरठ और दूसरा जो टोपरा यानी कि पंजाब से लाया गया था। तो कहां से जो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो 2 स्तंभ मंगाए गए अशोक के, तो वो कहां से लाए गए थे? वो एक मेरठ से और दूसरा जो था टोपरा यानी कि पंजाब से लाया गया था, ठीक है? आगे आता है फिरोज शाह ने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल का निर्माण के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया, ठीक है? इस प्रकार कुतुब मीनार जो है अब 5 मंजिला बन गई है, ठीक है? तो पहली जो थी हमने ये फैक्ट पढ़ लिया है कि जो कुतुब मीनार था उसका निर्माण जो था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक था, उसके द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण जो था वो करवाया गया था। लेकिन उसने आधा अधूरा काम छोड़ा था, उसके बाद इसको इल्तुतमिश जो था उसके द्वारा पूरा किया गया था। लेकिन इल्तुतमिश की बाद जो फिरोज शाह तुगलक आया उसने क्या किया था? उसने चौथी स्थान जो मंजिल थी यहाँ पर 4 मंजिला एक इमारत थी, उसके उसके बाद इसने 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवा दिया। तो अब जो है वो कुतुब मीनार जो है वो 5 मंजिला बन गई है। तो ये आपने याद रखना है। कुतुब मीनार के निर्माण में 3 जो
महान मुस्लिम शासक हैं, उनका नाम आता है, सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसने सूफी संत के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है इल्तुतमिश का, जिसने उस निर्माण कार्य को पूरा किया था। और उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक का, जिसने कुतुब मीनार की चौथी मंजिल के स्थान पर पांचवी मंजिल भी बनवा दी थी। और अब जो था वो कुतुब मीनार 5 मंजिला हो गया है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। कुतुब मीनार से रिलेटेड 3 जो मुस्लिम शासक हुए हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया है। आगे आता है कि उसने दीवाने खैरात विभाग स्थापित किया, जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों और विधवाओं की को आर्थिक सहायता देता था। जो भी मुस्लिम जो औरतें होती थी, अनाथ होती थी, या फिर जो विधवा होती थी, उनके लिए एक आर्थिक सहायता देने के लिए इसने क्या किया, एक विभाग का निर्माण करवाया, जिसका नाम रखा गया दीवाने खैरात। ठीक है, दीवाने खैरात रखा गया। उसमें विधवाओं, जो मुस्लिम विधवा औरतें होती थी या जो भी अनाथ औरतें होती थी, उनके लिए जो फिरोज शाह तुगलक था उसके द्वारा ये विभाग की स्थापना की गई थी। आगे आता है कि इसने दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल दारुल शफा स्थापित किया था। ठीक है, तो किसने किया था? दारुल शफा जो स्थापित किया था वो किसने किया था? इसने दिल्ली के निकट एक फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, दिल्ली के निकट एक खैराती अस्पताल, जिसमें कि जब जो भी मतलब मरीज होता था उसका इलाज जो था वो किया जाता था। आगे आता है कि हिसार जिले की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही करवाई गई थी। जो हिसार जिला है उसकी स्थापना फिरोज शाह करवाई गई थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रख लेना है। आगे आता है कि फिरोज ने दीवाने इस्तिफाक की स्थापना की, जो मृत सैनिकों के आश्रितों को मदद देने से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये जो फिरोज शाह तुगलक था, ये बहुत ही एक दयालु किस्म का व्यक्ति था। एक मुस्लिम शासक जो था वो बिल्कुल दयालु किस्म का था, क्योंकि इसने जो था वो आश्रितों को, जो सैनिकों के आश्रितों को मदद देने के लिए भी एक दीवाने इस्तिफाक की स्थापना की थी। इसने जो अस्पताल थे वो बनवाए थे। इसने विधवा और जो अनाथ स्त्रियां थी उनके लिए भी दीवाने खैरात जो विभाग था उसकी स्थापना करी थी। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो फिरोज शाह तुगलक था, ये बहुत ही दयालु किस्म का एक शासक था। ठीक है, तो आगे आते हैं, इसने गुलामों के लिए पृथक विभाग दीवाने वगदान, ठीक है, दीवाने वदगान की स्थापना जो थी वो की थी। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। आगे है, फिरोज शाह तुगलक के समय बर्नी ने तारीखे फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी थी। तो यहाँ से हमें एक और पुस्तक का पता चल गया, जिस प्रकार हमें पता चला कि इब्न बतूता ने अपना जो यात्रा वृत्तांत था भारत के बारे में, उसने रेहला नामक पुस्तक में लिखा था। उसी प्रकार हमें पता चल गया ये जो बर्नी था, इसने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इसने लिखी थी दीवाने तारीखे फिरोज शाही, सॉरी, तारीखे फिरोज शाही। वैसे मैं आपके लिए एक फिर से, अगर आपको मेरी वो क्लास अच्छी लगी होगी जो ग्रंथों के बारे में मैंने पिछली बनाई थी, और अगर आपको वो पसंद आती है, तो ये जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इससे रिलेटेड जितने भी ग्रंथ हैं उनके बारे में भी मैं आपके लिए एक अलग से क्लास लेकर जरूर आऊंगी। ठीक है, तो वर्नी ने जो थी, जो फिरोज शाह तुगलक के समय ही वर्नी ने तारीखे फिरोज शाही की जो नामक पुस्तक थी वो लिखी थी। ठीक है, तो फिरोज ने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार दफ्तर जो थे वो स्थापित किए थे। जो बेरोजगार होते थे तो उनके लिए इन्होंने क्या किया था? फिरोज शाह तुगलक ने इन्होंने सहायता देने के लिए एक रोजगार दफ्तर जो थे वो बनवाए थे, वो स्थापित किए थे। ठीक है, तो आगे आता है, सन 1398 में तैमूर के दिल्ली पर आक्रमण के समय तुगलक वंश के शासक नसीरुद्दीन महमूद शाह था। ठीक है, तो ये भी पता चल गया कि जब दिल्ली पर तैमूर का आक्रमण कब हुआ था? 1398 में। ठीक है, तो 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो ये भी पता चल गया। आगे आता है हमारा सैयद वंश, जो चौथा वंश है। हमने 3 वंश पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया गुलाम वंश, आगे खिलजी वंश पढ़ लिया, आगे हमने तुगलक वंश पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं चौथा वंश, जो कि सैयद वंश है। ये 5 वंश थे जिन्होंने दिल्ली के ऊपर जो अपना शासन जो था वो किया था। ठीक है, तो सैयद वंश की जो काल था इस शासन करने का, वो था 14 से लेकर 1491 तक। ठीक है, सॉरी, 1414 से लेकर 1451 तक। ठीक है, तो ये जो सैयद वंश था, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे खिज खां। ठीक है, खिज खां जो थे इसके संस्थापक थे, जो जिनका जी शासन काल था 1414 से 1421 तक। ठीक है, आगे आता है जो खिज खां था, सॉरी, खिज खां नहीं है ये, यहाँ पर खिज खां है। ठीक है, जो खिज खां था, इसने अपने पुत्र मुबारक शाह
को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसने सैयद वंश की स्थापना की और अपने पुत्र जो था उसको मुबारक शाह को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया था। इस वंश का अंतिम शासक जो था वो अलाउद्दीन आलम शाह था, जिसका जी शासनकाल 1445 से लेकर 1451 तक था। तो बहलोल लोधी ने 1451 में अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर दिल्ली पर लोधी वंश की स्थापना कर दी थी। अब सैयद वंश खत्म हो गया और अब आता है लोधी वंश, जो कि 5वां वंश है दिल्ली के ऊपर शासन करने वाला। ये जो लोधी वंश आता है इसका शासनकाल है 1451 से लेकर 1526 तक, ठीक है। तो 1526 तक तो सबसे पहले आता है बहलोल लोधी, जिसने जी सैयद वंश के अंतिम शासक को पराजित करके जो लोधी वंश था उसकी स्थापना की थी। तो लोधी वंश का जो पहला शासक था वो था बहलोल लोधी, जिसने दिल्ली में लोधी वंश की स्थापना की थी, ठीक है। और मध्यकालीन भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना लोधियों द्वारा की गई थी। तो ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। तो प्रथम अफगान राज्य जो था उसकी स्थापना जो थी वो लोधियों के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। आगे आता है नंबर 2 पर सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो था उसका शासनकाल 1499 से लेकर 1517 तक था, ठीक है। तो उसने क्या किया था, इसने आगरा नामक नवीन नगर 1504 में बसाया था, ठीक है। तो आगरा जो नवीन नगर है, आगरा नगर आपसे अगर ऐसा भी पूछा जाता है कि आगरा जो नगर था उसकी स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी, तो आगरा नगर की स्थापना जो थी वो सिकंदर लोधी के द्वारा जो थी वो की गई थी, ठीक है। आगे आता है सिकंदर लोधी ने गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। ये जो सिकंदर लोधी था ये खुद के नाम से नहीं, इसने एक उपनाम लिखा था और रखा था अपना गुलरुखी, ठीक है। तो गुलरुखी ये भी आपने याद रखना है। वैसे में आपको जितने भी जो शासक आते हैं उनके जो नाम आते हैं उपनाम, किसी न किसी शासक का कोई ना कोई उपनाम जो है वो होता ही है, तो सबके आपने याद रखने हैं। तो सिकंदर लोधी का उपनाम जो था वो गुलरुखी था। तो गुलरुखी के उपनाम से ये कविताएं फारसी में लिखा करता था और उसने नाप के लिए पैमाना गजे सिकंदरी आरंभ किया था जो 30 इंच का होता था। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है सिकंदर लोधी के बारे में। ये जो सिकंदर लोधी था इसने नापने के लिए एक पैमाना निर्माण किया था, आरंभ किया था, जिसे गजे सिकंदरी कहा जाता था, जो 30 इंच का ही होता था, ठीक है। आगे आता है सिकंदर लोधी ने द्वारा खाद्यान्न करों को समाप्त कर दिया गया और व्यापार से प्रतिबंधों को हटा दिया गया, ठीक है। तो सिकंदर लोधी ने जो खाद्यान्न, जितने भी खाने की चीजों पर कर लगाए जाते थे उनको समाप्त कर दिया और व्यापार जो जितने भी प्रतिबंध लगाए जाते थे कि ये व्यापार नहीं होगा, ये वाला व्यापार नहीं होगा, उन सभी प्रतिबंधों को भी हटा दिया, ठीक है। सिकंदर लोधी की मृत्यु गले की बीमारी के कारण 21 नवंबर 1517 को आगरा में हुई थी। तो ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि सिकंदर लोधी की मृत्यु जो थी वो किस प्रकार हुई थी, ठीक है। तो सिकंदर लोधी की मृत्यु जो थी ये गले की बीमारी के कारण हुई थी, ठीक है। आगे आते हैं इब्राहिम लोधी, ठीक है। इब्राहिम लोधी के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनका शासनकाल था 1517 से लेकर 1526 तक। तो इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का ही पुत्र था, ठीक है। इब्राहिम लोधी जो था ये सिकंदर लोधी का पुत्र था, तो जो लोधी वंश का अंतिम शासक था। ये जो इब्राहिम लोधी था ये लोधी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध जो था वो हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, ठीक है। ये पानीपत का जो युद्ध है पहला, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो पानीपत की लड़ाई, जिस प्रकार से तराइन की आपने लड़ाई याद रखी है 1100 सॉरी कितना था, 1191 था, 11 और 91 में ये तराइन की पहली लड़ाई जो थी वो हुई थी। उसी प्रकार से पानीपत का जो पहला युद्ध था वो हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 में, ठीक है। जिसमें इब्राहिम जो था वो पराजित हो गया था और बाबर जो था वो विजयी बन गया था। वह युद्ध स्थल पर मारा गया था और इब्राहिम लोधी जो था ये बाबर के द्वारा जो था वो जहां पर युद्ध हो रहा था वहीं पर ये मारा गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पूर्णतः समाप्त हो गई। अब जो था जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो ये मुस्लिम शासक राज कर रहे थे ये पूरी तरह से समाप्त हो गया, क्योंकि इनका जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी वो भी मारा गया पानीपत के पहली लड़ाई में। तो भारत में नई सत्ता की स्थापना हुई जिसका नाम मुगल सत्ता था, ठीक है। तो अब किसकी सत्ता आ गई, अब आ गई मुगल सत्ता, ठीक है। तो मुगल सत्ता आ गई क्योंकि बाबर ने क्या किया था, बाबर ने दिल्ली के ऊपर आक्रमण कर दिया था। तो पानीपत की लड़ाई हुई 1526 में और इसमें इब्राहिम लोधी जो था वो युद्ध स्थान पर ही मारा गया। तो अब
नई सल्तनत आई, कौन सी? मुगल सत्ता आई, ठीक है। तो इनका मकबरा जो था वो पानीपत में ही है, ठीक है। किनके मकबरे की हम बात कर रहे हैं? इब्राहिम लोदी के मकबरे की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये वहीं पर मारे गए थे, तो इसलिए इनका मकबरा जो है वो पानीपत में ही है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लिए हैं। हमने पढ़ लिया तुगलक वंश, अब हमने सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में पढ़ लिया। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आज की क्लास जो है वो यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे मुगल जो सत्ता है या मुगल वंश जो है वो किस प्रकार से स्थापित हुआ था और किसने उसको स्थापित किया था। वैसे तो हमें पता चल ही गया कि बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हराकर जो था वो मुगल सत्ता जो थी या भारत में आई थी। तो उसी प्रकार से हम अगली क्लास में, क्लास नंबर 15 में हम पढ़ेंगे मुगलों के बारे में, ठीक है। तो हमने जो था वो 5 वंश पढ़ लिए हैं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर शासन किया था। हमने बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो इसमें पढ़ लिए हैं। ये हिस्ट्री को लेकर हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह से आगे की क्लासेस जो हैं उनमें हम जियोग्राफी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आपने मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। प्लीज चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी वीडियोस को शेयर जरूर करें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी क्लासेस जो है वो कैसी लगती हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।